सेंट्रियोल, हिंदी में बोलते हैं तारक केंद्र। तो जो सेंट्रियोल होता है ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होगा। कैसा होगा, मेम्ब्रेन लेस। हिंदी में बोले तो ये झिल्ली रहित होगा। कैसा होगा, झिल्ली रहित। और हमने तुम लोगों को पहले भी बताया था, अगर इसके आकार की बात करें तो कैसा होता है ये, सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। तो तुम लोगों को हम बताए थे 3 संरचना, MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कैसे होती है, दोहरी झिल्ली युक्त या डबल मेम्ब्रेन। और 4 संरचना, RBCN, राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका कहते हैं। ये सब क्या होती है, झिल्ली रहित। तो जो हमारा सेंट्रियोल है या तारक केंद्र है, ये कैसा होगा, मेम्ब्रेन लेस या झिल्ली रहित होगा। उसके साथ साथ सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये केवल और केवल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कहाँ, प्रेजेंट इन एनिमल सेल या जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सामान्यतः 2 होते हैं। कितने होते हैं, सामान्यतः 2 होते हैं, जो एक दूसरे से समकोण या 90 डिग्री पर रहते हैं। एक दूसरे से समकोण या 90 डिग्री पर रहते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरह से तो देखोगे कि ये क्या हो गया, 2 सेंट्रियोल, और दोनों सेंट्रियोल क्या रहेंगे, एक दूसरे के समकोण रहते हैं या एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यही बोल रहा है कि सामान्यतः कितने होते हैं, 2, एक ये हो गया और दूसरा ये, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण पर या एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत, या उसी को क्या बोलते हैं, समकोण। तो 2 सेंट्रियोल होंगे एक दूसरे के लंबवत या उसी को बोलते हैं समकोण या 90 डिग्री के कोण पर। लेकिन सेंट्रियोल बना किसका होता है, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है या सूक्ष्म नलिकाओं का। हमने बताया था कि सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं या माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनाता है, जो स्पिंडल फाइबर, सील या फ्लैजिला और सेंट्रियोल का निर्माण करता है। तो सेंट्रियोल किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, बेलनाकार होता है। तो देखोगे ये सिलेंड्रिकल या बेलन के आकार का है। 2 होते हैं संख्या में एक दूसरे से समकोण पर, या इसी को लंबवत बोल दो या इसी को क्या बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, या 90 डिग्री पर। लेकिन होंगे कितने संख्या में, 2। अब इसके चारों ओर क्या होता है कि एक द्रव्य रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, यानी कि ये सेंट्रोस्फीयर द्रव में चारों ओर से घिरा रहता है। तो ये जो द्रव है इस द्रव को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर। और ये जो है ये कौन है, सेंट्रियोल। कौन है, सेंट्रियोल। और सेंट्रोस्फीयर सेंट्रियोल दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय। समझे। तो जब ये इस तरह से हो जाएगी तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, तारक काय। तो जो सेंट्रियोल होता है झिल्ली रहित होगा, बेलनाकार होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, दोनों ही एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री के कोण पर या समकोण या परपेंडिकुलर पर व्यवस्थित होते हैं। और ये चारों ओर से एक द्रव्य से घिरे होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम या तारक काय।
तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल और तारक का या सेंट्रोसोम। तो इसको लिख लो बारे में। सेंट्रियोल जो होता है सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब स्वप्रतिकृतिकरण, स्वप्रतिकृतिकरण मतलब ये अपनी संख्या को खुद डबल करता है। जैसे डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसी तरह सेंट्रियोल से सेंट्रियोल बनेगा तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी सेंट्रियोल से सेंट्रियोल का बनना। ये कैरेक्टर सेंट्रियोल में होता है। और हमने तुम लोगों को जब इसका स्ट्रक्चर बताया था सेंट्रियोल का कल, तो तुम लोग देखे थे जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर था उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल परिधीय थे लेकिन त्रिक थे या ट्रिपलेट थे। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, यानी कि सेंट्रियोल किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो सेंट्रियोल जो होता है सेल्फ रेप्लिकेट या स्व प्रतिकृति कर, यानी कि अपना ये संख्या डबल खुद कर सकता है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है अनुप्रस्थ काट में, जो हम लोग कल देखे थे, तो अनुप्रस्थ काट में ये बैलगाड़ी के चक्के के जैसा दिखाई देता है। कैसा देता है, बैलगाड़ी के चक्के जैसा। अनुप्रस्थ काट में बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखाई देता है। तो देखना अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, माइक्रो बॉडीज, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म काय। तो जो माइक्रो बॉडी है या सूक्ष्म काय, ये झिल्ली युक्त संरचना होती है, झिल्ली युक्त संरचना होती है। यह प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और इसी में नंबर पहला पॉइंट है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम या इसी को बोलते हैं यूरिकोसोम। ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो देखना जो माइक्रोबॉडी या सूक्ष्म काय होते हैं ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाएंगे। इसमें जो पहला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पराक्सीसोम या यूरिकोसोम। इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। तो वो लोग करते क्या है, जो H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका अपघटन कर देंगे और H2O2 को तोड़ के H2O और O2 बना देते हैं, मतलब जल और ऑक्सीजन में उसको बदल देते हैं। तो इसमें जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसका एंजाइम H2O2 जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित होता है,
से संबंधित होता है। अगर इसकी बात करें तो यह जंतु व पादप कोशिका में पाया जाता है। ये करेगा क्या? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक कर देता है H2O और ऑक्सीजन में। तो यहां से देखोगे तो H2O2 को ये किसमें तोड़ देता है? पानी और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो एंजाइम आता है, हमने ऑक्सीडेज जनरली बोला है, लेकिन जो यहाँ पे एंजाइम आता है उसको क्या बोलते हैं? कैटेलेज। वो कैटेलेज क्या करता है? H2O2 या हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक कर देता है किसमें? H2O और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम क्या होता है? कैटेलेज। क्या होता है? कैटेलेज। और अगर हम लोग आगे इसी की बात करें तो यह पादप में हरित ऊतक में या क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट पथवे से संबंधित होता है। ग्लाइकोलेट पथवे से संबंधित होता है। वहां पर जब तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर ये चीज आता है ग्लाइकोलेट पाथवे। उसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का ही पूरा कहानी रहता है, और वहां पर ग्लाइकोलेट का जो होता है उसका यूज किया जाता है, इसलिए उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे। और होगा कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर या हरित लवक के अंदर। तो जो पराक्सीसोम होता है ये माइक्रो बॉडी या सूक्ष्मकाय है जो मुख्यतः H2O2 से संबंधित होता है। यानी कि ये H2O2 का क्या करता है? उपापचय। यानी कि H2O2 को ये ऑक्सीजन और पानी में तोड़ देगा। और एंजाइम कौन सा आएगा? कैटालेज या कैटेलेज। तो ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाएंगे, H2O2 को तोड़ देते हैं। और ये प्लांट में कहाँ पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में। समझे? तो इतना छाप लो, फिर आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर इसका क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम। तो जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है यह मुख्यतः पादपों में पाया जाता है। यह मुख्यतः पादपों में पाया जाता है। यह वसीय बीज जैसे कैस्टर, मूंगफली,
तो ये हो गया ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में। अच्छा, इसमें ये जो हमने लिखा है ग्लाइऑक्सिलिक चक्र से संबंधित होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये लोग फैट को या वसा को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सिलिक चक्र। लेकिन ये केवल प्लांट में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगला जो है वो है बेसल्स बॉडी। हिंदी में बोलते हैं आधार काय। अगर इसकी हम लोग बात करें तो सब कुछ इसका सेंट्रियोल जैसा होता है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग सेम एज सेंट्रियोल, यानी कि ये सेंट्रियोल के जैसा होता है, यानी बेलनाकार होगा, झिल्ली रहित होता है, जो कि हम पहले ही बताए हैं। इसका काम क्या होता है? यह सीलिया एंड फ्लैजिला, यह सीलिया एंड फ्लैजिला का सॉफ्ट या आधार बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ये इसका मेन काम है और इसके बारे में कोई खास चीज नहीं है। तो देखना, जो हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। इसको खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 से पहले या पूर्व। किसमें खोजा था? आर्किड पादप की जड़ों में। आर्किड पादप की जड़ में। ठीक है, देखना जो केंद्रक होता है वो भी दो प्रकार का होगा। जो केंद्रक होता है वो टू टाइप्स का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं सिंसाइटियम, और दूसरे को बोलते हैं सिनोसाइटियम। अब इन दोनों में होता क्या है एक्चुअल में? जो केंद्रक है सिंसाइटियम और सिनोसाइटियम, दोनों में हमारा केंद्रक हो जाता है बहुकेंद्रकी, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर। तो इसमें भी बहुकेंद्रकी होगा, इसमें भी बहुकेंद्रकी होगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से कोशिका है और ये उसका केंद्रक, ये दूसरी कोशिका और ये उसका केंद्रक, और ये तीसरी कोशिका और ये उसका केंद्रक। ये क्या करती हैं? तीनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी, यानी इसका क्या हो जाएगा? फ्यूजन। जैसे ही फ्यूजन होगा तीनों कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी। और इनका ये जो न्यूक्लियस है, देखोगे तो अब कोशिका कितनी हो गई? एक। केंद्रक कितने हो गए? तीन। पहले क्या था? तीन कोशिका तीन केंद्रक। अब एक कोशिका तीन केंद्रक। तो अब क्या हो गया? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहु केंद्रकी। इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन जैसे मान लो कि ये एक सेल है और ये उसका केंद्रक, इसमें हो जाएगा क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्या हो जाता है? कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस से क्या होगा कि दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर आगे वही हो जाएगा, फिर से कैरियोकाइनेसिस, और फिर से दो का चार केंद्रक बन जाएगा। तो इसमें भी कहानी क्या थी? पहले एक कोशिका एक केंद्रक, अब एक कोशिका चार केंद्रक।
तो यहाँ भी केंद्रक क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहु केंद्र की, यहाँ भी क्या हो रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहु केंद्र की, लेकिन दोनों में फर्क है। इसमें क्या है, इसमें कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी केंद्रक लगातार विभाजित हो रहा है, जिससे एक केंद्रक बहुकेंद्रकीय में बदल गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो कोशिका झिल्ली थी आपस में फ्यूज्ड हो गई और एक कोशिका जो है वो कैसी हो गई, अब बहुकेंद्रकीय। तो इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में फ्यूज्ड होकर के बहुकेंद्रकीय हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सिंसाइटियम। लेकिन अगर एक केंद्रक में लगातार कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन होता है और वो बहुकेंद्रकीय हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटियम। ऐसा होता है कहाँ, नारियल पानी में। कभी नारियल का पानी पिए हो तो उसमें ये कहानी होती है, क्या होता है कि उसमें एक केंद्रक लगातार विभाजित होता रहता है और वो बहुकेंद्रकीय हो जाता है, तो वो स्टेज होता है ये नारियल में। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे स्ट्रिप्ड मसल या रेखित मांसपेशियों में, यानी ऐसी मांसपेशियां जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे ये हाथ की मांसपेशियां हो गई, पैर की मांसपेशियां हो गई, ये सब क्या होती है, रेखित रेखित मांसपेशियां उनको बोलते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल हो। हम जब चाहें तब वो कार्य करेंगी, हम जब चाहेंगे तब वो आराम करेंगी। तो ऐसी पेशियों को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक या रेखिक या कंकालीय पेशियां। तो ये कहानी कहाँ होती है, रेखित या कंकाली या ऐच्छिक पेशियों में। और ये कहाँ होता है, ये नारियल जो होता है उसमें होता है। और जो कवक होता है उन कवक में भी ऐसा तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस हमारा दो प्रकार का, पहला बहुत सारी कोशिका आपस में मिल करके फ्यूज्ड हो गई, तो केंद्र कोशिका कैसी हो गई, बहुकेंद्र की, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनसाइटियम। एक केंद्रक लगातार विभाजन होकर के बहुकेंद्र की हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटियम। दोनों में कहानी क्या हो रही है, बहुकेंद्र की, लेकिन दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग। तो ये कहाँ पाया जाएगा, रेखित पेशियों में। कहाँ पाया जाएगा, रेखित पेशियों में, रेखित पेशियों में। और ये कहाँ पाया जाएगा, कोकोनट, हिंदी में क्या बोलते हैं, नरियर, नारियल में। और कहाँ पाया जाएगा, एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या बोलते हो तुम लोग, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या बोलते हो, नाम मुझे हिंदी में नहीं पता है, याद आएगा तो हम बता देंगे। ये एग्जाम्पल लिख लेना, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक और फाइकोमाइसिटीज में। ये फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, कवक का ही एक क्लास होता है। तो उन सभी में केंद्रक 1 से 2, 2 से 4, यानी लगातार केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता ही नहीं है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। तो ऐसी स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं। यहां पर ये लिख देना, फ्यूजन कौन हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई है, फ्यूज्ड हो गई है। एम्ब्रियो सैक को शायद बोलते हैं भ्रूणपोष, भ्रूणपोष बोलते हैं, यानी ऐसी संरचना जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता हो उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। अब भ्रूणकोष होता है एक होता है भ्रूणकोष, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो को धारण करता है, एम्ब्रियो को अपने पास रखता हो, उसको बोलते हैं भ्रूणकोष। जो पोषण देता है उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। समझे।
केंद्रक विभाजन, एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। चलो आ जाओ, अगला देखना, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर बोलते हैं। यानी कि पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। यानी कि हर सेल में न्यूक्लियस होगा। एक्सेप्शन या अपवाद की बात करें तो मैमल्स का आरबीसी, मैमल्स आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है या केंद्रक एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और अगर दूसरा बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम, तो इसमें दो केंद्रक होता है, दो केंद्रक होता है। अगला देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर इधर पर ये कौन है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? सेल, सेल के अंदर कौन है? न्यूक्लियस। तो जो सेल के अंदर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे सीपी, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो ये न्यूक्लियस है, ये कौन है? न्यूक्लियस या केंद्रक। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनपी। क्या बोलते हैं? एनपी। पूरा नाम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनपी या न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सीपी या साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर होता कौन है? डीएनए। कौन होता है? डीएनए। और ये जो डीएनए होता है ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीसी, तो यहाँ पर बनता क्या है? एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। लेकिन जो एमआरएनए बना है ये कहाँ बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर बनता है। तो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए बना है इसको उठा करके भेज दिया जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। यानी कि एमआरएनए का सिंथेसिस या संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन होगा और एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए को भेज दिया जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर ये एमआरएनए आ जाता है और इस एमआरएनए से आगे हो जाता है क्या? ट्रांसलेशन। और यहाँ से बनती क्या है? प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। जैसे बोलते हैं ना ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेट मतलब अनुवादन, तो ट्रांसलेशन मतलब भी अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। यानी डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। होता कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इस एमआरएनए को भेज कहाँ दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ट्रांसलेशन, यानी कि एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और इस प्रोटीन से आगे एंजाइम बनेगा और जो कुछ भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई क्रियाधार ए है, इसको B+C में बदलना है, तो इसके लिए एंजाइम या प्रोटीन चाहिए। तो ये जो प्रोटीन बना है ये इस पर आकर के कार्य करेगा, तो ए को बी और सी में
तोड़ देगा। जैसे तुम लोग खाना खाते हो तो जो तुम्हारा भोजन होता है उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, लिपिड रहता है, तो उनको पाचन की आवश्यकता होगी, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, टूटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कहाँ से मिलेगा, साइटोप्लाज्म में से। कौन देगा, mRNA से बनेगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजाइम जनरली प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में या केंद्रक द्रव्य में। एमआरएनए जो बनता है इसको भेज कहाँ दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में, और वहां से क्या होता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन, जिससे क्या बनती है, प्रोटीन, और प्रोटीन से एंजाइम, और एंजाइम क्या करेगा, क्रियाधार को उत्पाद में बदल देगा। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, जो कुछ भी खाओगे उसको पचाने के लिए एंजाइम और प्रोटीन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। इसीलिए सभी कोशिका में सेल का होना बहुत जरूरी होता है। अपवाद में हमने बता दिया कि मैमल्स की जो आरबीसी होती है, मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर और कंट्रोलर बोला जाता है, यानी कि वो सारा चीज कंट्रोल और रेगुलेट करेगा। अगर किसी कोशिका में से सेल, अगर कोई सेल है या कोशिका है, तो उसमें से हम लोग अगर न्यूक्लियस को हटा दे, अगर हम लोग न्यूक्लियस को हटा दे तो उस कोशिका की तुरंत मृत्यु नहीं होती है। उसका कारण सुनना क्यों, हमने क्या किया कि ये सेल है, इसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया बाहर, तो ये सेल कुछ टाइम बाद मरेगी, 2-4 घंटे बाद। क्यों नहीं मरेगी तुरंत, क्योंकि इस सेल को चलाने के लिए जो चाहिए प्रोटीन, एंजाइम, वो सारा चीज अभी मिल जाएगा, क्योंकि एमआरएनए अभी है। जब तक एमआरएनए से प्रोटीन बनता रहेगा तब तक इस सेल का जीवन चलेगा। जब एमआरएनए खत्म, ये सेल भी खत्म। तो अगर किसी कोशिका से न्यूक्लियस या केंद्रक को हटा दिया जाए तो कोशिका की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि कुछ मात्रा में एंजाइम या प्रोटीन या एमआरएनए साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, जो कोशिका को जिंदा रखता है। लेकिन जैसे ही एंजाइम, प्रोटीन और एमआरएनए खत्म हो जाएगा, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को भी लिख लेना कि अगर किसी सेल में से न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो तुरंत उसकी मृत्यु नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि कुछ मात्रा में प्रोटीन और एमआरएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो अगर न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करें तो इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे। वो 4 क्या, नंबर पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और हमने बताया था कि न्यूक्लियस कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर वो होता है क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेट। और नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, और केंद्रिका जो होता है ये कैसा होता है, झिल्ली रहित, जबकि केंद्रक कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। तो हमने बताया था 4 स्ट्रक्चर, कौन कौन, RBCN। ये 4 संरचना कैसी होती है, झिल्ली रहित या मेम्ब्रेन लेस। कौन कौन, राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियल और न्यूक्लियोलस। ये 4 संरचना कैसी होगी, झिल्ली रहित होती है। तो हम लोग अपने केंद्रक के अंदर में 4 संरचना पढ़ेंगे। पहला क्या, केंद्रक झिल्ली। दूसरा केंद्रक प्लाज्म।
तीसरा क्रोमेटिन नेट, जिसको हम लोग बाद में गुणसूत्र बोलेंगे, और चौथा क्या पढ़ेंगे, केंद्रिका के बारे में। यानी न्यूक्लियस में ये 4 चीजों का हम लोग स्टडी करेंगे। समझे? तो इतना छाप लो, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली की बात करें तो एक होता है प्रोफेज अवस्था। क्या होता है? प्रोफेज। हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था ये कोशिका विभाजन की सबसे पहली स्टेज होती है, प्रोफेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था। इस टाइम पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसएपियर हो जाती है, मतलब अदृश्य हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, डिसएपियर। क्या हो जाएगी? डिसएपियर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अदृश्य या अविजिबल, अदृश्य या इनविजिबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टीलोफेज आता है, टीलोफेज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, रीएपियर। रीएपियर यानी कि पुनः से दिखाई देने लगेगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वेसाइकल ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो जो प्रोफेज अवस्था होगी उस टाइम पर केंद्रक झिल्ली जो होती है दिखाई नहीं देगी, क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज, उस टाइम पर केंद्रक झिल्ली दोबारा रीएपियर हो जाएगी। और इसको दोबारा लाने के लिए मदद कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसाइकल होता है वो लाता है। यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल। अगर हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इससे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली युक्त। अब देखो, यहाँ पर देखोगे तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है किसका, न्यूक्लियस का, बाह्य और आंतरिक झिल्ली क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है। तो जब न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य झिल्ली। और ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली। अगर हम लोग इन दोनों झिल्लियों की मोटाई की बात करें, यानी कि आउटर और इनर झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, ये बीच के जगह की बात नहीं कर रहे हैं, झिल्ली की केवल थिकनेस, तो वो होती है 70 से 80 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 70 से 80 एंगस्ट्रॉम। और ये जो झिल्ली के बीच में जगह है, इनर और आउटर के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश। परिकेंद्रकीय अवकाश। और अगर हम लोग आगे देखें तो ये जो है ये क्या हो गया है, न्यूक्लियर पोर। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना ही देते हैं यहाँ पर। न्यूक्लियर पोर
तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और ये बनता कैसे है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो जाएगी, तो फिर क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसमें क्या होता है, ये आने जाने के लिए जगह होती है, ये जो होती है आने और जाने के लिए जगह होती है। मतलब केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म या को केंद्रक द्रव्य, तो इसको अगर बाहर भेजना हो कहाँ, साइटोप्लाज्म में, तो उसको भेजने के लिए इस न्यूक्लियर पोर का यूज करते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज इसके अंदर और इसके अंदर, यानी कि अंदर कौन है, न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर, और सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म भी होता है, तो अंदर इसके जो होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म और इधर जो होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो इधर पर हम लोग मान लेते हैं कि ये बाहर में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में चीजों का एक्सचेंज किससे करते हैं, न्यूक्लियर पोर से। और अंदर में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। तो इसमें किस चीजों का ट्रांसपोर्ट या आदान प्रदान करेंगे, तो हमने बताया था कि केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, कौन होती है, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, लेकिन झिल्ली रहित होती है या मेम्ब्रेन लेस होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रिका। तो ये जो केंद्रिका होती है ये मेनली राइबोसोम और आरआरएनए का संश्लेषण करती है। अब जो आरआरएनए और राइबोसोम बनता है इनको भेज देती है कहाँ, बाहर साइटोप्लाज्म में, किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। और उसके साथ साथ इसके अंदर डीएनए भी तो होगा, ये कौन है, डीएनए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलेखन। और यहां से क्या बन जाएगा, एमआरएनए, क्या बन जाएगा, एमआरएनए। ये सारा कहानी या खेल कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के अंदर एमआरएनए बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और अंदर में ही ये कौन है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, ये क्या करेगी, आरआरएनए और राइबोसोम का निर्माण करेगी। इन सभी चीजों को बना करके कहाँ भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही भेजेंगे फिर वहां से क्या बन जाएगा, प्रोटीन और एंजाइम। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य के अंदर। तो केंद्रिका कहाँ होती है, केंद्रक के अंदर। तो हम लोग केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है प्रोफेज में क्या हो जाती है, इनविजिबल या डिसअपियर या अदृश्य हो जाती है। यानी कि जब कोशिका विभाजन की प्रथम स्टेज आएगी, पूर्वावस्था, उस टाइम पर कोशिका केंद्रक झिल्ली दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था आती है, इसको टीलोफेज बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली फिर से दिखाई देने लगती है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल, कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसाइकल। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोलस है ये क्या करेगा, ये राइबोसोम का संश्लेषण करेगा, क्या करेगा, राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद इसमें देखोगे तो हमने तुम लोगों को पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, इसके आसपास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। और हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम भी पाए जाते थे। तो इस पर इस तरह से राइबोसोम के पार्टिकल लगे रहते हैं।
और ये कौन होता है, एटीयस राइबोसोम। कौन होता है, एटीयस राइबोसोम। और ये कौन है, ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके आसपास पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो झिल्ली होती है, ये जो केंद्रक झिल्ली है, इस पर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिना। ये जो ग्रीन कलर की है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना। अब ये जो न्यूक्लियर लेमिना होती है इसमें पाया जाता है लेमिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है, लेमिन प्रोटीन। और ये भी टू टाइप्स का, एक होता है लेमिन प्रोटीन ए और एक होता है लेमिन प्रोटीन बी। इसका काम क्या है, ये जो होती है केंद्रक की जो झिल्ली होती है इसको शेप और साइज प्रोवाइड कराती है। तो इसका काम क्या हो गया, शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर प्रोवाइड। तो न्यूक्लियर लेमिना किससे बना होता है, लेमिन प्रोटीन से। लेमिन प्रोटीन भी टू टाइप्स का, लेमिन प्रोटीन ए, लेमिन प्रोटीन बी। ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन में या केंद्रक की आंतरिक झिल्ली पर, जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है और इसको स्ट्रक्चर भी देता है। तो जो न्यूक्लियर लेमिना होती है वो आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन पर ही पाई जाती है। अगर हम लोग इसमें देखें तो जो चीजें बना है क्या, एमआरएनए, राइबोसोम, इन सभी को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, अच्छा इसके बारे में तो बता दिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज्ड हो जाती है और क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर बनता है। तो ये चीजें होती है कहाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्र की झिल्ली में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य के बारे में कि क्या क्या है। तो इतना छाप लो।